हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की हिंदी का चैप्टर 5 समझेंगे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। मलमल धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सजानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो मलमल जो कपड़ा होता है उसका धोती का बादामी कलर जो था, बादामी रंग था जो वो खिल उठा था, यानी कि बहुत सुंदर लग रहा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। जो साड़ी का जो किनारा था उस पर किनोर पर जो कसूती के धागे होते हैं उसके टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे, यानी कि साड़ी का जो पल्लू था उस पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे, यानी कि बहुत सुंदर लग रहे थे। सुनहरे रुपहले यानी कि गोल्डन कलर के बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। जो मलमल का कपड़ा था उसमें जो गोल्डन कलर के बेल बूटे थे उससे जान आ गई थी, यानी कि साड़ी जो थी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। इन बेल बूटों को सजाया था इला सजानी ने। और ये मलमल की साड़ी है और उस पर जो कढ़ाई की है, जो बेल बूटे बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? इला सजानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो इला की बहुत हिम्मत है कि उसने ये कढ़ाई के नमूने बनाए। अब ये पिक्चर दिखाई गई है इला की। इला के जो हाथ हैं वो काम नहीं करते हैं, तो ये अपना जो भी सारा काम है वो पैरों से करती हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। जो इला है वो 26 साल की हैं और कहाँ? गुजरात के सूरत ज़िले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना जी के यहाँ बीता, यानी कि उनका बचपन अपने नाना जी के यहाँ बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पेटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फटे घोड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमोरी सामन जल्दी अयो रे। तो सांझ यानी कि शाम होते ही, सूरज ढलते ही मोहल्ले के जो आसपास के बच्चे थे वो क्या करते? खेलने आ जाते थे बाहर। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते थे और कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, यानी कि सीटी बजाते थे। उसको फोल्ड करके राउंड बना के सीटी बजाते थे। कुछ गिट्टे खेलते, जो कंकड़ होते हैं गिट्टे बोलते हैं ना, कुछ गिट्टे खेलते और कुछ इधर उधर से टूटे फूटे जो घड़े हुआ करते थे, यानी कि मटके, उनकी जो ठीकरें यानी कि उनका जो टूटा हुआ पार्ट हुआ करता था उनको बटोर के पिट्टू खेलते। पिट्टू होता है सेकम ताड़ी, उसको मतलब एक के ऊपर गिट्टियाँ रख देते हैं, फिर उसको बॉल से मारते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता था सभी बच्चों का तो क्या करते? पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते, यानी कि बहुत ऊंचाई तक झूला झूलते थे और सभी ऊंचे स्वर में एक साथ गाते थे। ऊंचे यानी कि तेज स्वर में, कि कच्ची नीम की निमोरी सावन जल्दी अयो रे, यानी कि सावन का जो गाना है वो गाते थे। अब इला गाने में तो उनका साथ देती थी पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तोड़ते ही नहीं थे। वे चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। तो इला जो है बच्चों का गाने में तो साथ देती थी, लेकिन जो झूला होता है उस पर बैठ के जो बड़े बड़े पेंगे लेते हैं और झूला झूलने के लिए हमें रस्सियाँ पकड़नी पड़ती हैं, तो जो हाथ का सहारा लिया जाता है जिससे, लेकिन उनके हाथ काम नहीं करते थे तो वो पेंगे नहीं ले पाती थी। और रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती तो रस्सी भी नहीं पकड़ पाती थी और वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती थी और मन ही मन सोचती थी कि मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ जैसा बच्चे करते हैं।
बच्चे और सारे बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल ले, यानी कि उनके साथ खेले इला। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विषमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो वह फिर निराश हो जाती। अब बच्चे तो चाहते थे कि इला किसी ना किसी तरह उनके साथ खेले, तो कभी कभार तो वे पकड़म पकड़ाई खेल लेती थी और विषमृत जो गेम होता है उसमें भी खेल लेती थी। लेकिन जब किसी पर धप्पा मारने के लिए, क्योंकि धप्पा जब मारते हैं तो अपने हाथ से दूसरे दूसरे वाले बंदे की पीठ पर हाथ लगाना होता है, तो उनका हाथ उठता ही नहीं था। तो धप्पा करने की बारी आती तो वह फिर नाराज़ हो जाती, और हाथ नहीं उठेंगे तो वह धप्पा कैसे देंगी, तो वो फिर निराश हो जाती। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हुई। इला ने अपने हाथों की एक जिद को एक चुनौती माना, तो वह बहुत कोशिश करती थी अपने हाथ उठाने की, लेकिन उनके हाथ उठते ही नहीं थे, बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके हाथों ने तो जैसे ठान ली है कि वो उनका साथ नहीं देंगे। तो इस हाथों की इस जिद को ना उन्होंने एक चुनौती माना, यानी कि एक चैलेंज के टाइप में स्वीकार किया उसे। उसने वैसा अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तो जो हम सारे काम अपने हाथों से करते हैं, उन्होंने वो सभी काम पैरों से करना सीखा। जैसे दाल भात खाना वो हाथों से खाए जाते हैं, लेकिन वो पैरों से खाती थी। दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी कि फर्श को साफ करना या धोना, कपड़े धोना, और तरकारी यानी कि सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर स्लेट पर जो लिखते हैं वो भी वो पैरों से लिखना सीख रही थी या सीख गई थी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। तो उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लिया। दाखिला मीन्स एडमिशन। तो जो एडमिशन मिलने में उसे परेशानी हुई, क्यों? क्योंकि स्कूल वालों को चिंता थी उनकी सुरक्षा को लेकर कि उनकी सुरक्षा कैसे होगी, और उनकी काम करने की गति को लेकर, क्योंकि उनके काम करने की गति बहुत धीरे थी। इसलिए किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। अब ये भी था कि कई कई काम तो वह ऐसे थे कि कई बहुत स्पीड से कर जाती थी कि लोग देखने वाले दंग रह जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। पर किसी काम को करने में वो थोड़ी बहुत परेशानी महसूस करती थी, उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी आती थी। वे परेशानियों को के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, यानी कि वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। जो सारे काम हाथों से करने वाले होते थे वो पैरों से करने सीख गई थी। तो ऐसे करते करते उन्होंने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर ली थी। पर वह क्या हुआ, 10वीं कक्षा में फेल हो गई, यानी कि क्लास में वो परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम नहीं था कि उनके जो परीक्षा का टाइम था वो उन्हें एक्स्ट्रा मिल सकता था, और उन परीक्षा में लिखने का काम उनके लिए कोई और व्यक्ति भी कर सकता था। यह सुविधा उन्हें मिल सकती थी, लेकिन यह जानकारी उन्हें नहीं थी। अगर ये जानकारी उन्हें समय रहते मिल जाती, यानी कि पेपर से पहले मिल जाती, एग्ज़ाम से पहले मिल जाती, तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, और इन सब बातों का जो कि यह जानकारी पहले नहीं मिली, इला को इस बात का दुख है। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। दुख तो था इन सब बातों का, लेकिन इला सोचती थी कि यहाँ आकर, यानी कि हाई स्कूल तक पढ़ाई ना कर पाए तो अंत यही नहीं था। उन्होंने सब कुछ खत्म नहीं समझा, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसकी माँ और दादी कासीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कासीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर की अंगूठों का सहारा लिया। अब इला की माँ और जो दादी थी वो कासीदाकारी यानी कि कढ़ाई करती थी। वह अपनी माँ को और दादी को देखती थी कि उन्हें
कि वो सुई में रेशम पिरो रही है और बूटियाँ उकेरते तक, यानी कि सारा जो कढ़ाई का काम है वो करते हुए अपनी माँ और दादी को देखा करती थी। तो मन उन्होंने पता नहीं कब कढ़ाई करने की ठान ली। और यहाँ भी यानी कि उनके हाथ तो काम करते ही नहीं थे, तो उन्होंने ये सब पैरों से ही किया और पैरों का ही इनमें सहारा लिया, पैर के अंगूठे। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। पैर के अंगूठे होते थे दोनों पैरों के, उनके बीच में सुई थामकर, सुई को पकड़कर वो कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने ये काम किया। अपने दोनों पैरों के अंगूठों से सुई को थामा करती थी और फिर रेशम का कच्चा जो धागा था उसमें पिरोती थी। ये आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ रहा वहाँ चाहा, यानी कि जहाँ काम करने की दृढ़ निश्चय कर लिया आपने, जहाँ आपको काम करने की चाह है, वहाँ हर राह मिल जाती है, चाहे कितना भी परेशानी आए। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया, यानी कि उसको जो उनमें जो ट्रस्ट था, उसको जो विश्वास था, उसमें जो पेशेंस था, उस बात ने उनकी कुदरत को भी झुठला दिया था। क्योंकि कुदरत ने तो उनके हाथों में जान नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने कुदरत को भी फेल कर दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कासीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी, जो काठियावाड़ी यानी कि गुजरात में है ये, तो काठियावाड़ी कासीदाकारी जो कढ़ाई है उसमें माहिर हो चुकी थी, पूरी निपुण हो चुकी थी। वह किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं और किन रंगों का चुनाव किया जाए, किन रंगों से नमूना खिल उठेगा, कौन से टाँके लगेंगे, तो वह ये सब समझ गई थी, यानी कि उन्हें उन सब की इतनी अच्छी नॉलेज हो गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। तो एक समय ऐसा आया था, एक टाइम ऐसा आया कि उसके द्वारा जो कढ़ाई की गई परिधान, यानी कि जो उन्होंने कपड़े कढ़ाई किए थे, उनके द्वारा जो कढ़ाई की गई थी, उन परिधानों की, उन कपड़ों की, उन वस्त्रों की प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन लगाई गई। और इन परिधानों में, इन वस्त्रों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की जो कढ़ाई थी, यानी कि लखनऊ में जो चिकनकारी होती है और जो बंगाल की कढ़ाई थी, वो भी झलक रही थी, यानी कि उनका भी मिश्रण था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई और प्रकार के जो टाँके होते हैं उनका भी यूज़ किया था, उनका भी इस्तेमाल किया था। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया गया था, चिकनकारी जो लखनऊ में होती है, पत्तियों को चिकनकारी से सजाया गया था और डंडियों को कांथा से उभारा गया था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। तो उन्होंने जो पत्तियों की डिज़ाइन थी वो चिकनकारी से सजाई थी और डंडियों को कांथा से उभारा था, और पशु पक्षियों की जो ज्यामितीय आकृतियाँ थी उनको कसूती के धागे से और जंजीर से उठा रखा था। तो पारंपरिक यानी कि अपनी जो सांस्कृतिक जो डिज़ाइन होती है उसमें यह नवीनता, उसमें ये नयापन सभी को बहुत भाया, सभी को बहुत अच्छा लगा। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वे सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं हैं। तो इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, यानी कि जो कढ़ाई वो करती हैं, इला कढ़ाई करते करते थकती नहीं है, वो अब आगे बढ़ते चले जाना चाहती हैं उस कढ़ाई के क्षेत्र में। आँखों में एक नई प्रकार की चमक है, होठों पर मुस्कान है और एक अनूठा, एक अलग सा ही विश्वास उनके अंदर है। वह सुनहरी रुपहली यानी कि जो गोल्डन बूटियाँ उगेरते थकती नहीं है, यानी कि अब उन्हें अपने आप पर इतना विश्वास है, इतना ट्रस्ट है उन्हें, और वो आगे बढ़ती जा रही हैं और जो अपनी नई नई कढ़ाइयाँ हैं वो लाती जा रही हैं, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं।
अब उनके अंदर, उनकी आँखों में एक नई प्रकार की चमक है। उनमें कोई भी अपने प्रति वो नहीं है कि मुझे भगवान ने या प्रकृति ने कोई कमी दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमी को बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण किया है। अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित इसलिए थे, उनकी सुरक्षा को लेकर और उनकी काम करने की गति को लेकर, क्योंकि कुछ कामों में उनकी गति होती बहुत तेज थी और कुछ कामों में थोड़ी धीरे थी। और उनका चिंता करना सही भी था, क्योंकि ऐसे बच्चों को विद्यालय में बहुत सी परेशानियां होती हैं। इला की कासीदाकारी में खास बात क्या थी? तो इला की कासीदाकारी में खास बात यह थी कि उन्होंने काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी प्रस्तुत की थी। उन्होंने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ अन्य कई टाकों का भी अपनी कढ़ाई में इस्तेमाल किया था। अपनी कढ़ाई में कई अन्य टाकों को भी सजाया था। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था और उनकी डिज़ाइनों में जो नयापन था, यानी कि सब चीज़ों का मिश्रण था, लखनऊ, काठियावाड़ी और बंगाल की कढ़ाई का जो झलक थी वो एक नवीनता थी। और यह मिश्रण और यह नवीनता सभी को पसंद आई थी। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो नहीं। अगर उसके आसपास के लोग उसकी बहुत ज़्यादा सहायता करते या सारे काम उसके लिए खुद कर देते, उसे करने का कुछ मौका नहीं देते, तो शायद इला आज इतनी सेल्फ डिपेंडेंट, इतनी दृढ़ निश्चय, इतनी विश्वासी नहीं बन पाती और वह शायद अपने पैर के अंगूठों से काम करना नहीं सीख पाती, क्योंकि वह फिर कोशिश ही ना करती और उनके अंदर अपने प्रति एक हीन भावना रह जाती। तो अब ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।